नमस्कार दोस्तों, यदि आपने हाल ही में कोई नया कैप या ब्रिज लगवाया है और उसमें खाना फंसने लगा है तो ये न केवल काफी इरिटेटिंग होता है बल्कि इसमें कभी आपको दर्द भी महसूस हो सकता है और अगल बगल के दांतों में दूसरी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे 6 कारण बताऊंगा जिनसे आपको पता चलेगा कि नए कैप या ब्रिज में खाना क्यों फंसता है, और साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि घर बैठे कैसे आप ये बात को निर्धारित करें कि आपके केस में कौन सा कारण सही बैठता है। तो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें। दोस्तों, कैप लगाने के लिए सबसे पहले जिस दांत पे कैप लगना होता है उसको रिड्यूस किया जाता है, यानी कि थोड़ा छोटा किया जाता है, और इसके बाद में उसका नाप लिया जाता है और कैप बन के आता है जो कि उस दांत के ऊपर फिट कर दिया जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एकदम परफेक्ट कैप है जिसकी फिटिंग एकदम सही है। कैप की मार्जिन्स बिल्कुल परफेक्ट है और कैप की मार्जिन्स दांत की मार्जिन्स के साथ में कोइंसाइड कर रही हैं। इसका मतलब है दांत की जो बाहरी आउटलाइन है वो कैप की आउटलाइन से बिल्कुल मैच करती हुई जा रही है। इसका मतलब है कि कैप कहीं से भी एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकला हुआ नहीं है, एकदम स्मूथ फ्लोइंग मार्जिन चल रही है। और ऐसे केस में यूजुअली खाना फंसने की संभावनाएं काफी कम होती हैं। इसके अलावा कैप का बगल वाले दांत के साथ कांटेक्ट भी बढ़िया बना हुआ है। नॉर्मल कैप का यदि हम एक्सरे देखेंगे तो वो इस प्रकार से दिखेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दांत की मार्जिन जहां पे खत्म हो रही है और कैप की मार्जिन जहां पे शुरू हो रही है वो जंक्शन एकदम स्मूथ रहता है और वहां पे कोई भी एक्स्ट्रा भाग निकला हुआ नहीं रहता है। ये आपको और ज्यादा आगे चल के समझ में आएगा जब मैं आपको कैप की मार्जिन के फॉल्ट्स वगैरह बताऊंगा जिसके कारण की खाना फंसने लगता है। तो सबसे पहला फॉल्ट रहता है ओवर हैंगिंग मार्जिन। जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है कि जहां पे दांत की मार्जिन खत्म हो रही है और कैप की मार्जिन शुरू हो रही है वहां पे कैप में ओवरहैंग यानी कि कैप का एक हिस्सा बाहर की तरफ एब्रप्टली निकला हुआ है। तो ये हिस्सा जो है ये एक छतरी जैसा काम करता है जिसके नीचे खाना जमा होने लगता है और खाना फंसने लगता है। यदि आप इस एक्सरे में देखेंगे तो आपको यहां पे दिखेगा कि यहां पे दो ओवरहैंगिंग मार्जिन्स हैं कैप की। मतलब कैप की आगे वाली मार्जिन भी ओवरहैंगिंग है और पीछे वाली मार्जिन भी ओवरहैंगिंग है और बिल्कुल छतरी जैसा शेप बना हुआ है जिसके नीचे खाना वगैरह भरता रहता है और फंसता रहता है। इस पहले फॉल्ट को बोलते हैं ओवरहैंगिंग मार्जिन, यानी कि कैप की मार्जिन बिल्कुल अलग हटके बाहर निकली हुई है। दूसरा फॉल्ट होता है मार्जिन ऑन नेबरिंग टीथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैप लगाने के पहले दांत को रिड्यूस किया जाता है, छोटा किया जाता है। तो यदि इस दौरान में दांत को जब रिड्यूस कर रहे होते हैं तो बगल वाले दांत की सतह को भी छोटा कर दिया जाता है और नाप लेने के बाद जो कैप बन के आता है वो न केवल एक दांत पे टिका रहता है बल्कि बगल वाले दांत पे भी उसकी मार्जिन बैठ जाती है। तो ऐसे केस में भी ये मार्जिन का फॉल्ट होता है क्योंकि उसको बगल वाले दांत से टच नहीं करना चाहिए, बगल वाले दांत पे नहीं बैठना चाहिए। जैसा कि आपको इस एक्सरे में दिख रहा है कि कैप की मार्जिन बगल वाले दांत पे टिकी हुई है जो कि आगे चल के काफी सारी समस्याएं उत्पन्न करता है जिसके कारण खाना वगैरह फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये मसूड़े की समस्या और दांतों की सड़न को भी पैदा करता है। तीसरा कारण होता है शॉर्ट मार्जिन। इसका मतलब है कैप की जो फिटिंग रहती है वो पूरी तरह से दांत के ऊपर फिट नहीं बैठ पाती है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कैप की मार्जिन और दांत की मार्जिन के बीच में गैप रह जाता है और इस गैप में आगे चल के खाना भरने लगता है और दूसरी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। जैसा कि आपको इस एक्सरे में दिख रहा है, यहाँ पे त्रिकोणाकार डिफेक्ट बना हुआ है जो कि दर्शा रहा है कि कैप की मार्जिन पूरी तरह से दांत के ऊपर बैठी हुई नहीं है और ये शॉर्ट मार्जिन है। यहाँ पे हो सकता है कि पहले धीरे धीरे करके थोड़ा खाना फंसे, फिर आगे चल के जब दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो, सड़न वगैरह बढ़े, तब ज्यादा खाना फंसने लगे। तो तीसरा कारण होता है कैप की मार्जिन शॉर्ट होना। चौथा कारण होता है इम्प्रॉपर कॉन्टैक्ट। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कैप और बगल वाले दांत के बीच में प्रॉपर कांटेक्ट नहीं बन पाया है जिसके कारण वहां पे खाली जगह छूट गई है और इस जगह में ही जैसे ही आप कुछ खाना चबाएंगे तो सीधा खाना यहाँ पे भरने लगेगा
और आपको फिर परेशान करेगा। इस फोटो में आपको कैप और दांत के बीच में गैप बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इस वीडियो में भी जैसा आपको दिख रहा है कि दांत और कैप के बीच में गैप है, जिसमें ये पेपर की स्ट्रिप आराम से जा रही है और इतना गैप नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर कांटेक्ट होना चाहिए जिससे कि आपको आगे चल के समस्याएं ना हो। पांचवा कारण होता है गम प्रॉब्लम का होना। यदि कैप लगवाने के पहले ही दो दांतों के बीच का मसूड़ा और हड्डी दोनों कम हो गए हैं, यानी कि गल गए हैं, और ये अक्सर तब होता है जब आपको मसूड़े की प्रॉब्लम हो या फिर सड़न की प्रॉब्लम काफी समय से रह रही हो। तो ऐसे केस में दांतों के बीच का मसूड़ा और हड्डी दोनों ही छोटा हो जाता है, गल जाता है और वहां पे गैप बन जाता है। ऐसे केस में यदि कैप लगा भी दिया जाता है तो कैप केवल बगल वाले एक दांत के ऊपर ही आता है, लेकिन इस गैप को मेंटेन करना जरूरी होता है, यानी कि इस गैप को खुला ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि यदि यहां पे हम कुछ भर देंगे तो आपकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस गैप को जब हम खुला छोड़ते हैं तो यहां पे जब आप कुछ खाएंगे तो कुछ खाना भरेगा और इसको आपको ब्रश करके निकालना भी आवश्यक होगा। यानी कि ये प्रॉब्लम कैप की फिटिंग के कारण नहीं होती है, बल्कि पहले से ही आपके मसूड़े गलने के कारण बन चुकी होती है। बस आपको इसको मेंटेन करना होता है। जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा है कि कैप और दांत के बीच में ये ट्रायंगुलर स्पेस है, त्रिकोणाकार स्पेस है, जो कि नेचुरल स्पेस है। यहाँ पे पहले मसूड़ा और हड्डी हुआ करता था, परंतु लंबी प्रॉब्लम के कारण ये मसूड़ा और हड्डी यहाँ से नीचे सरक गया है, गल गया है, और अब यहाँ पे इसको भरा नहीं जा सकता है। तो इसको हमको कैप लगाते वक्त में खाली छोड़ना पड़ता है और आगे चल के आपको इसको ब्रश करके मेंटेन रखना पड़ता है। जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा है, यहाँ पे सामने नीचे के दांतों में ब्रिज लगा हुआ है, लेकिन ब्रिज को पूरा नीचे तक नहीं ले आया गया है और नेचुरल स्पेसेस, जैसा कि ऊपर नेचुरल स्पेसेस बनी हुई है, वैसी ही नेचुरल स्पेसेस नीचे भी दी गई हैं ताकि वहां पे ब्रश करके सफाई रखी जा सके। छठवां कारण होता है प्रॉब्लम विद नेबरिंग टीथ। यदि कैप वाले दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगल बगल के दांतों में ही सड़न या दूसरी समस्या है, तो ऐसे केस में भी कांटेक्ट प्रॉपर नहीं बन पाता है और वहां पे जैसे ही आप कुछ खाएंगे तो खाना भरने लगेगा और फिर आपको परेशान करेगा। आइए अब चल के जानते हैं कि इनमें से आपकी प्रॉब्लम कौन सी है। देखिए दोस्तों, यूजुअली इसमें एक्सरेज हमारी काफी मदद करते हैं, परंतु मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूं जिससे आपको घर बैठे ही अंदाजा लग जाएगा कि इनमें से आपके कैप या ब्रिज में कौन सी प्रॉब्लम है। और ये आप बहुत ही सरलता से कर सकते हैं डेंटल फ्लॉस के जरिए। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक डेंटल फ्लॉस है और इसको आप दो दांतों के बीच में जो जंक्शन रहता है वहां पे डालते हैं, आगे पीछे करके, और थोड़ा प्रेशर के साथ में दांतों के बीच में उसको फोर्स करने की कोशिश करते हैं। फ्लॉस जो है वो थोड़ा प्रेशर के बाद ही अंदर जाता है, जो कि बताता है कि दांतों के बीच का या कैप और दांत के बीच का कांटेक्ट नॉर्मल है। उसके बाद में आप फ्लॉस को सामने की तरफ से सामने वाले कैप पे रब करते हैं या सामने वाले दांत पे रब करते हैं, और फिर आप पीछे की सतह पे रब करते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। यदि कैप या ब्रिज नॉर्मल है तो ऐसे केस में आपको फ्लॉस अंदर डालते समय भी थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी, थोड़ा रेजिस्टेंस फील होगा। और जब आप फ्लॉस को सामने की सतह और पीछे की सतह पर अच्छे से रब करके क्लीन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और फ्लॉस को कोई डैमेज भी नहीं होगा। और फिर वापस निकालते समय आपको थोड़ा रेजिस्टेंस या खिंचाव करना पड़ेगा, तब वो फ्लॉस निकलेगा। ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट और नॉर्मल मार्जिन की निशानी होती है और आपको ये अच्छे और वेल फिटिंग कैप में देखने को मिलेगा। परंतु यदि मार्जिन में फॉल्ट है तो ऐसा नहीं होगा। यदि ओवरहैंगिंग मार्जिन के कारण खाना फंसता है तो इसमें आपका फ्लॉस दांत के बीच में जाएगा तो सही, लेकिन जब आप बगल वाले दांत पे जिस पे कैप लगा है उस पे रब करने की कोशिश करेंगे तो ये फ्लॉस ओवरहैंगिंग मार्जिन के नीचे अटक जाएगा और फिर बाहर नहीं आ पाएगा, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पे मार्जिन एक्स्ट्रा बाहर निकली हुई है। वहीं जब कैप की मार्जिन दूसरे दांत पे टिक जाती है, दूसरे दांत पे प्लेस हो जाती है, तो ऐसे केस में आप फ्लॉस को अंदर ही नहीं ले जा पाएंगे, चाहे आप कितनी भी ताकत लगा लेंगे। तो इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि कैप की मार्जिन
फॉल्टी है। शॉर्ट मार्जिन के केस में जब आप फ्लॉस को कैप वाली सतह पे रब करेंगे तो कैप और दांत के बीच में जो गैप है, फ्लॉस वहां पे अटक सकता है और वो बहुत स्मूथली नहीं चलेगा, मतलब कि अटक अटक के वहां पे चलेगा, जिससे आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है और फ्लॉस बहुत स्मूथली नहीं चल रहा है। और हो सकता है कि जब आप फ्लॉस को बाहर निकालें तो फ्लॉस के रेशे रेशे भी आपको निकले हुए दिखे, मतलब जो थ्रेड होती है वो सिंगल थ्रेड ना रह के उसके रेशे निकलने लगे। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैप की मार्जिन शॉर्ट है। जब कैप और बगल वाले दांत के बीच में कॉन्टैक्ट सही नहीं होता है या लूज कॉन्टैक्ट होता है, तो ऐसे केस में आपको फ्लॉस को इन दो दांतों के बीच में डालने में कोई भी रेजिस्टेंस या प्रेशर नहीं देना पड़ेगा और वो बहुत ही आसानी से अंदर जाएगा और बाहर भी आ जाएगा। इससे आपको ये समझ में आएगा कि खाना फंसने का जो आपका वहां पे कारण है वो लूज कॉन्टैक्ट है, यानी कि इम्प्रॉपर कॉन्टैक्ट है। मसूड़े की जो प्रॉब्लम होती है उसमें यदि आप फ्लॉस डालेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट भी प्रॉपर मिलेगा, कहीं पे फ्लॉस अटकेगा भी नहीं, परंतु आपको यहाँ पे खाना फिर भी फंसता रहेगा और इससे आपको काफी हद तक अंदाजा लग जाता है कि कैप की मार्जिन और फिटिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मसूड़े और दांत के बीच में ही गैप क्रिएट हो चुका है, जिसको आपको खुद ही क्लीन करना पड़ेगा। छठवें केस में जब बगल वाले दांत में या नेबरिंग टूथ में प्रॉब्लम होती है और इस कारण से खाना फंसता है, तो जब आप ऐसे केस में भी फ्लॉस डालेंगे तो उसमें कोई भी रेजिस्टेंस या आपको प्रेशर नहीं देना पड़ेगा और बहुत ही आसानी से अंदर जाएगा और बाहर भी निकल आएगा। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि कॉन्टैक्ट जो है वो वहां का गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ इस कारण से है कि बगल वाले दांत में सड़न है, और यदि आप इसको कैप वाली सतह पे रब करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी, बिल्कुल स्मूथ सब लगेगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कॉन्टैक्ट में ही प्रॉब्लम है। और ये तो आप देख के बता ही सकते हैं कि बगल वाले दांत में सड़न है या नहीं है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए, जो पहली 4 प्रॉब्लम्स रहती हैं, यानी कि ओवरहैंगिंग मार्जिन, मार्जिन और नेबरिंग टीथ, शॉर्ट मार्जिन और इम्प्रॉपर कॉन्टैक्ट, ऐसे केस में आपको कैप को बदलवाना ही पड़ेगा और जितना जल्द से जल्द आप कैप को बदलवा लेंगे और प्रॉपर फिटिंग का कैप लगवाएंगे, उतना अगल बगल के दांतों के लिए भी और उस दांत के लिए भी बेहतर होगा। 5वीं जो प्रॉब्लम रहती है, गम प्रॉब्लम, उसमें जो खाना फंसता है वो आपको इंटरडेंटल ब्रश द्वारा क्लीन करके निकालना पड़ेगा और उसमें आपको कैप वगैरह चेंज कराने की आवश्यकता नहीं रहती। और जो 6वीं प्रॉब्लम है, उसमें आपको बगल वाले दांत का ट्रीटमेंट करा के उसको बिल्कुल सही करवा लेना चाहिए, ताकि आपको आगे चल के कोई समस्याएं ना रहे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।